मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। भूपेश आनंद बेटे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ फ्रेश एंड न्यू चैप्टर एंड दिस चैप्टर नेम इज चैप्टर नंबर 8। बेटे मैं आज के इस लेक्चर के आज इस चैप्टर के थ्रू आपका जो लास्ट लेक्चर 5, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, ऑल दीज चैप्टर्स आर इंटरकनेक्टेड। आज आपको लॉजिकली पता चल जाएगा कि व्हाई आई हैव फर्स्टली डन चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड 8। वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा समझ लीजिए कि 5, 6, 7 में हम फाउंडेशन कर रहे थे 8 के लिए। 8 इतना इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं चैप्टर नंबर 8 डिसीजन रेलेवेंट कॉस्टिंग, मैं तो कहता हूं इस पूरे 5, 6, 7, 8 का नाम ही होना चाहिए डिसीजन मेकिंग, बिकॉज इन ऑल चैप्टर्स वी हैव टू मेक अ डिसीजन। तो मैं अभी बताऊंगा, भावनाओं में खो जाऊंगा। इससे पहले कि मैं भावनाओं में खो जाऊं, आप अपना रजिस्टर ओपन कर लें। आप आज कैप्लन ओपन करें या नहीं करें, बीबीबी ओपन करें नहीं करें, कोई बात नहीं, बट मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं भूपेश आनंद ग्रेट गुड मॉर्निंग कह रहा हूं आप सभी को। लेक्चर नंबर 1 की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 है, F5 है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, ACCA है, स्किल लेवल है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं आज कुछ आगे आपके सामने चलूंगा। एंड टुडेज चैप्टर इज रेलेवेंट कॉस्टिंग। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इन कैप्लन एंड बीबीबी इज रेलेवेंट कॉस्टिंग। आई विल से द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन होल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एग्जामिनेशन किट देख लें, प्रैक्टिस रिवीजन किट देख लें, मॉक टेस्ट देख लें, टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग देखें, इलस्ट्रेशंस देखें, बट रेलेवेंट कॉस्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू डू। और चैप्टर 5, 6, 7 में जितनी भी हमने मेहनत की है बेटे, आई थिंक 38, 39 लेक्चर्स आई हैव डिवोटेड इन दीज 3 चैप्टर्स जो अभी कंप्लीट किए हैं। नाउ इन दिस उसका मेहनत का रंग अब आएगा। आइए जी, आइए दोस्त, सभी के सभी हम कमर सीधी करके बैठेंगे। मैं तो खड़ा होकर पढ़ाऊंगा बेटे, आप कमर सीधी करेंगे और आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कि लाइफ एनर्जी कैसे फ्लो होती है और आप लाइफ में कैसे सक्सेसफुल अचीव कर सकते हैं। आप जो सोचते हैं वो हो जाता है। योर थॉट्स विल बिकम योर रियलिटी, योर वर्ड्स विल बिकम योर रियलिटी एंड नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते बेटे, वो हार है नहीं। मैं आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल हूं। ACCA IFRS में मैं एक बार फेल हुआ, फिर पास हुआ। CFA में दो बार फेल हुआ, तीसरी बार जाके पास हुआ। CA में CS कोई ऐसा कोर्स नहीं है जहां पे मैं फेल हुआ नहीं। बट द पॉइंट इज, फेल होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप कर नहीं सकते। फेल होने का मतलब है कि आप इंट्रोस्पेक्शन करें, आप एनालिसिस करें, आप चेक करें कि आपने कहां पे गलती रह गई, क्योंकि मन के अंदर पता होता है कि आपने कहां पे ध्यान दिया और कहां पे ध्यान नहीं दिया। बेटा ये अंदर की बात है, हम सबको मालूम होता है। तो यू हैव टू डू सेल्फ एनालिसिस, यू हैव टू डू इंट्रोस्पेक्शन, यू हैव टू फाइंड आउट द वेज, यू हैव टू सी व्हाट आर द रीजन फॉर दैट। और बेटे बचपन में आप भूल सुधार करते थे, भूल सुधार 5 बार लिखते थे, करेक्शन वर्क करते थे। तो आज यहां पर भी हमने करेक्शन वर्क करनी है, भूल सुधार करनी है। क्या हो गया? हारने का मतलब ये थोड़ी है कि आप कर नहीं सकते। F5 डिफिकल्ट है मान लिया, बट भूपेश आनंद के लेक्चर्स के बाद ये ईजी हो जाएगा। तो मैंने इसी बात को माइंड में रखते हुए बोला, नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। जब तक आपकी कोशिश नहीं खत्म होती तब तक आपकी हार नहीं है। तो दोस्तों मैं आज बिगुल बजा रहा हूं आखिरी चैप्टर डिसीजन मेकिंग का, चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर और चैप्टर 5, 6, 7, 8 की ये श्रृंखला, ये सीरीज खत्म होगी। मैं कहूँगा इसका नाम था डिसीजन मेकिंग सीरीज। डिसीजन मेकिंग बेटे इस तरह से रिलेट करोगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ आएगी। खाली चैप्टर 8 कर लिया, खाली लोगों ने करा दिया, आपने कर लिया, अंडरलाइन करके देख लिया, बस हो गया। यार आपको अंदर से कैसे पता चलेगा हाउ दीज थिंग्स आर रिलेटेड। तो चैप्टर 5, 6, 7 देखिए जी। चैप्टर 5 में मैंने ऊपर क्या लिखा, डिसीजन मेकर। आप सब लिखे बिकॉज आपको लॉजिकली ज़्यादा समझ आएगा कि F2, F5 में क्या हम कर रहे थे। तो ऊपर लिखिए जी डिसीजन मेकर। चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। चैप्टर 5 था CVP एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, मार्जिनल एनालिसिस, कंट्रीब्यूशन की बातें की हमने, टारगेट प्रॉफिट की बातें की हमने, ब्रेक इवन एनालिसिस की बातें की हमने, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो की बातें की हमने, ब्रेक इवन चार्ट प्रिपेयर किया हमने, कंट्रीब्यूशन चार्ट प्रिपेयर किया हमने, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट प्रिपेयर किया। इट मीन्स वी हैव डन सो मेनी थिंग्स इन चैप्टर नंबर 5। Because we have to take a decision that whether my organization, my entity should work at break-even point or whether they should work at over break-even point. How much units to be sold when I want to have this much of target profit?
तो इन सभी बातों के लिए वी डिड चैप्टर नंबर 5। कहीं ना कहीं आज चैप्टर 8 में डिसीजन मेकिंग में जब आप डिसीजंस लेंगे आपको मदद करेगा। चैप्टर्स बेटे मैंने 12 लेक्चर्स डिवोट कर दिए, आप चेक करिए 12 लेक्चर्स खड़े होकर फुल एनर्जी के साथ। फिर आ गया था मैं चैप्टर नंबर 6 में, और बेटे इस चैप्टर 6 में तो मैंने लिमिटिंग फैक्टर्स के लिए धज्जियां उड़ा दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण सीरीज, और पूरा का पूरा चैप्टर नंबर मुझे लगता है 6 मैंने अपलोड भी कर दिया। बट आपको लगता है कि मैं बेटे सारे लेक्चर्स कैसे अपलोड करेंगे, आप लॉजिकली बताइए, ये हमारा ब्रेड एंड बटर है ना, इसलिए कर दिया, चलो ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 में वी हैव डिस्कस दैट विच आर द यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स व्हेन देयर आर लिमिटिंग फैक्टर्स, जब मटेरियल लिमिटेड है, लेबर लिमिटेड है, जब एज ए स्टूडेंट आप ACCA F5 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो आप कौन से टॉपिक्स करेंगे पहले F5 के, आपके पास 2 ही घंटे रह गए और 5-6 चैप्टर्स रहते हैं, तो आप उसमें से बेस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ढूंढेंगे। इट मीन्स यू आर फाइंडिंग आउट द ऑप्टिमम मिक्स। सिमिलरली मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने जो खड़ा हूँ एज अ डिसीजन मेकर, आप ACCA कम मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ACCA कम CFO ऑफ अ एंटिटी ऑफ हिंदुस्तान लेवर, ऑफ पतंजलि, ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स, ऑफ जनरल मोटर्स, ऑफ हिंदुस्तान, बेटे अलग अलग कंपनीज के आप CEO, CFO, ACCA अकाउंटेंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स बनेंगे, तो वहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर्स होंगे। एंड स्पेसिफिकली आफ्टर रशिया वर्सेज यूक्रेन, आफ्टर कोविड सिनेरियो, आप चेक ही कर रहे हैं कि लिमिटेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। So you have to decide that. I have devoted 10 lectures. बेटे मैंने 10 लेक्चर्स कराए चैप्टर 6 के लिए, और कहीं ना कहीं हमने वहाँ पे एक डिसीजन कवर की दैट विच आर द यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस एज ए ऑप्टिमम मिक्स इन केस दीज आर द लिमिटिंग फैक्टर्स। चैप्टर नंबर 7 में आ गए थे, फिर हम हद कर दी आपने, 17 लेक्चर्स करा दिए, 17 लेक्चर्स बेटे मैंने चैप्टर नंबर 7 में आपके लिए किए कि प्राइस होता क्या है, हाउ टू कैलकुलेट दैट प्राइस, what is the equilibrium price, what is the equilibrium amount, you know, what are the decisions, how market factors, how demand factors, what are the approaches, what are the strategies, and because price is the most important barometer of an entity of a profitability, because price का direct relationship है किसी entity के profitability से, उस entity के EPS से, तो pricing decisions में हमने price को determine करने के decisions की बातें की थी, बड़े सारे लेक्चर्स मैंने लिए। आज मैं अब चैप्टर नंबर बेटे मैंने इसका मतलब टोटल 39 लेक्चर्स ले लिए। आप देखिए जी, चैप्टर लेक्चर 12 लेक्चर्स लिए CVP में, 10 लेक्चर लिए प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स में, और 17 लेक्चर्स लिए प्राइसिंग में, तो टोटल 39-40 लेक्चर्स अप्रॉक्सीमेटली हो गए। अभी 10-12 लेक्चर्स आई विल बी टेकिंग इन दिस रेलेवेंट कॉस्टिंग, बिकॉज उन सब की जो मेहनत मैंने की है 39 लेक्चर्स की, उसका रंग अब आएगा। So I will be doing chapter number 8 and the name is relevant costing। इसका मतलब है relevant का मतलब क्या है कि बड़ी सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जो relevant नहीं होती। आप घर से निकलते हैं मेट्रो की तरफ, है ना, तो बड़े सारे ऐसी चीज़ें आप रास्ते में देखते हैं जो आपको लगता है ठीक है या नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आपके मन में कुछ और ही चल रहा है कि आज पूरा दिन कहाँ जाना है, ऑफिस में जाएंगे, फिर ये पढ़ना है, लाइब्रेरी जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर गर्लफ्रेंड के पास जाना है। इट मीन्स आपके लिए बड़ी इस लाइफ में, कायनात में बड़ी सारी चीज़ें हैं, बट वो सब रेलेवेंट थोड़ी हैं आपके लिए। सिमिलरली फॉर अ डिसीजन मेकर, फॉर अ नॉर्मल अकाउंटेंट जिसने ACCA नहीं किया, उसके लिए सारी कॉस्ट रेलेवेंट होगी, बट फॉर अ डिसीजन मेकर कम ACCA all the cost which are incurred is not relevant। सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो उस डिसीजन की वजह से ही नहीं है, क्योंकि वो पहले भी हो रही थी, अभी भी होगी, बाद में भी होती रहेगी। बिल्कुल इसी तरह से बड़ी सारी ऐसी अदर रेवेन्यूज हैं जो उस डिसीजन से रिलेटेड नहीं है। अगर आप ये डिसीजन नहीं भी लेते तो पहले भी होगा, अभी भी है और बाद में भी होता रहेगा। मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि आप एज अ डिसीजन मेकर में जब हमने CVP एनालिसिस किया, सर्टेनिटी की लिमिटिंग फैक्टर्स किया, प्राइसिंग डिसीजंस किया, नाउ वी आर डूइंग रेलेवेंट कॉस्टिंग, ऑल दीज आर इंटर रिलेटेड एंड द पॉइंट इज all the cost which you incur as material cost, as labor cost, as expenses, as fixed overheads, as absorption, fixed costs, all are not repeated, all are not relevant। तो
ये जो चैप्टर है आपको ये बताएगा कि जब आप डिसीजन ले रहे हैं, आपको पता तो सब कुछ चल गया, लेकिन डिसीजन जब ले रहे हैं तो आपको ये चैप्टर ये बताएगा कि भाई ये कॉस्ट, दिस कॉस्ट इज रेलेवेंट, दिस इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन, दिस कॉस्ट इज नॉट रेलेवेंट, इट इज इररेलेवेंट, दिस इज नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल टेकिंग डिसीजन, this revenue is relevant, this is to be taken into account while calculating the decision, this is irrelevant, this is not to be taken into account. It means आपके साथ बड़ी सारी ऐसी कॉस्ट दे दी जाएगी जान के, जिससे आपकी रेलेवेंसी और इररेलेवेंसी पता चलेगी. एज अ डिसीजन मेकर, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ फाइनेंस मैनेजर कम ACCA, आई विल बी ओनली कंसिडरिंग द रेलेवेंट कॉस्ट. बट आपको पता तो होना चाहिए कि ऐसे कौन सी कॉस्ट है जो रेलेवेंट है. भूपेश आनंद बताएगा कि विच कॉस्ट इज रेलेवेंट एंड विच कॉस्ट इज इररेलेवेंट. तो बेटे इसके लिए हम आज डिस्कस करेंगे, बड़ी सारी बातें डिस्कस करनी है. मैंने आपको एक घड़ा बना के दिखाया. मैंने कहा जी चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 ऑल आर इंटर रिलेटेड एंड ऑल आर रिलेटेड विद रेलेवेंट कॉस्टिंग. चैप्टर 6 में हमने CVP, लिमिटिंग फैक्टर्स, 7, 8 ऐसे 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 ऐसे. बेटे आज एक गाना दिखाऊंगा मैं आपको, लगे रहना. और फिर आई हैव प्रिपेयर्ड चैप्टर 5 की जब पहला लेक्चर लिया था, 40 लेक्चर्स हो गए. जब चैप्टर 5 का पहला लेक्चर लिया था तो मैंने आपको ये फ्लो चार्ट बना के दिखाया था दैट व्हेन आई से चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, इट इज नथिंग बट डिसीजन एनालिसिस. बिकॉज आई वांट टू डिसाइड एंड आई हैव टू टेक सो मेनी डिसीजंस. 5, 6, 7 डिसीजंस होंगी जो हमें लेनी होंगी. मैंने 2 डिसीजंस तो आपको ऑलरेडी बता भी दी. द फर्स्ट इज द ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स इन लिमिटिंग फैक्टर्स एंड सेकंड इज वेदर वी शुड इंक्रीज. प्राइसिंग डिसीजन में हमने डिस्कस किया था वेदर प्रोडक्शन इज टू बी इंक्रीज एंड सेल्स टू बी इंक्रीज. क्या हमें आलिया भट्ट को एज ए ब्रांड एम्बेसडर ले लेना चाहिए? अभी हम आलिया भट्ट की बातें करेंगे, आज डिस्कस करेंगे, कहानी देखेंगे. बट आपको ये चार्ट मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ और ये लेक्चर भी अपलोड किया था. बस ये रिलेट कर रहा हूँ कि आपको बताना चाहता हूँ कि डिसीजन मेकिंग में हमने ये बातें की थी. Quantitative and systematic approach for taking decisions. Types of decisions. There are 6 types of decisions which I will be doing with you. I have already covered 2. 4 इसमें करेंगे. अब कौन सी 2 कवर कर ली आप भूल गए होंगे, मैं बताऊंगा. और 4 इसमें कौन सी करेंगे अभी देखेंगे. बट देर आर 4 क्वेश्चंस which I have to answer. What is CVP? We have already answered that. What is limiting factors? We have already answered that. How to fix a price? We have devoted 17 lectures for that. And what is relevant costing? बेटे ये आज मैं कर रहा हूं. तो आंसर नंबर 4 देखिए मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया. आंसर नंबर 4 मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है. रेलेवेंट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट, बड़े सारे कॉस्ट हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं. तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं और आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप सब मेरे यूट्यूब चैनल में बड़े अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं. आप सबका धन्यवाद है. क्योंकि हम कहते हैं जब अच्छा होगा तो नॉलेज सबके साथ बंटनी चाहिए यार. जो ACCA कर रहा है सबको पता तो चले कि दैट दीज आर द लॉजिक्स, दीज आर द कंसेप्ट, दिस इज द रिलेशनशिप, दीज आर द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. मैं भी आपको अपने यूट्यूब का बैनर भी दिखाऊंगा. बेटे मैं कैप्लॉन और BBB दोनों को थैंक यू करना चाहता हूँ. मैं अपनी एनर्जी लेवल को थैंक यू करना चाहता हूँ. मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स को थैंक यू करूँगा. मैं टीचिंग स्टाइल को थैंक यू करूँगा. मैं उस गॉड अलमाइटी एनर्जी को थैंक यू करने वाला हूँ क्योंकि जिसने मुझे प्रेरणा दी, जिसने मुझे बातें बताई, जिसने मुझे समझाया और आपके सामने मैं एक एज ए मीडियम आ गया और आपको बताने की कोशिश की कि भाई ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है. आइए जी, इन सभी प्यारी प्यारी बातों के साथ मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि अब चैप्टर नंबर 8 की शुरुआत अब हुई है. बेटे आपने चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 में 6 डिसीजंस करनी है और 2 हम कर चुके हैं. आप पहले इन डिसीजंस का नाम लिखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन कोई भी डिसीजन आ जाए दैट हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दैट. What are the steps on the basis of which you will be following that? What are the steps? What is step number 1? What is step number 2? What is step number 3? Which we will be doing it. But my dear friends, I want that you should firstly write down these decisions. पहले जैसे मैंने लिखा decision number 1. डिसीजन नंबर 1 में मैंने लिखा डिसीजन अबाउट ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स इन केस ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट 10 लेक्चर्स, 10 to 12 लेक्चर्स वी हैव डिवोटेड कि भाई आपके पास अगर लिमिटिंग फैक्टर्स है, आपके पास 4 प्रोडक्ट्स हैं ABCD और उनमें सेम रॉ मटेरियल लगता है और रॉ मटेरियल लिमिटेड है, तो आप क्या करेंगे. हमने क्या किया था, एक लिमिटिंग फैक्टर और एक से ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर पे लीनियर प्रोग्रामिंग दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ सीरीज यूज़ की थी. तो आपने पहले डिसीजन लिखनी है क्योंकि आज के इस चैप्टर में ये तो पता चल जाए कि आपको टोटल डिसीजंस कितनी करनी है इन 4 चैप्टर्स में.
ऑलरेडी वी हैव डिस्कस विद दिस डिसीजन, बट यू हैव टू राइट इट डाउन. तो बेटा डिसीजन नंबर 2 भी हमने ऑलरेडी प्राइसिंग चैप्टर्स में किया था, चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस किया. ये तो चैप्टर 8 है कि उसमें हमने कहा था कि वेदर वी शुड इंक्रीज प्रोडक्शन और वी बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दैट सेल्स विल आल्सो इंक्रीज. क्या हमें आलिया भट्ट को एज अ ब्रांड एम्बेसडर बना लेना चाहिए? उससे मार्केटिंग कॉस्ट तो बढ़ेगी बट हमारी सेल्स भी बढ़ेगी. क्या कैटरीना कैफ को बुलाएं? क्या अमिताभ बच्चन साहब को बुलाएं? क्या शाहरुख खान को बायजूस में एज ए ब्रांड एम्बेसडर प्रिपेयर करें? It means we have seen that who should become our brand ambassador, or whether we should go for new advertisement campaign, whether we should go for marketing increase. तो अगर मार्केटिंग बढ़ेगी तो अल्टीमेटली हम फिर ये भी इंक्रीज कर देंगे. मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो हमें प्रोडक्शन लेवल कहाँ तक करना है, सेल्स लेवल कहाँ तक करना है, इन बातों को हमने चैप्टर नंबर 7 में मैंने एक एट द टाइम ऑफ कॉस्ट बेस्ड अप्रोच में ये बताया था. ठीक है सर. तो आप लिख रहे हैं डिसीजन नंबर 2, फिर डिसीजन नंबर 3 ऑनवर्ड्स हम इस चैप्टर नंबर 8 में करने वाले हैं. तो आपको लाइफ में बड़ी रियलिटी की बातें बताऊंगा और वो डिसीजन नंबर 3 के थ्रू बताऊंगा. डिसीजन नंबर 3 कहती है मेक वर्सेस बाइंग डिसीजन, कि आपको वो यूनिट्स जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं घर में बनाने चाहिए या बाजार से खरीदने चाहिए. जैसे मारुति सुजुकी, आपने मारुति सुजुकी की कार्स देखी होंगी, उसमें बैटरी जो लगती है वो एक्साइड बैटरी लगती है. अब सवाल ये आता है, इफ यू आर ACCA कम फाइनेंस मैनेजर ऑफ मारुति सुजुकी, देन यू हैव टू डिसाइड कि वो एक्साइड बैटरीज वेदर यू शुड बाय इट फ्रॉम एक्साइड और वेदर यू शुड स्टार्ट अ सेपरेट प्लांट ऑफ मारुति एंड यू शुड प्रोड्यूस योर ओन बैटरीज. Now we have to see the cost benefit analysis, but when I say cost I will be only considering the relevant cost, and when I say benefit I will be only considering the relevant benefit. मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो रेलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट बेनिफिट हम चेक करेंगे. हम मेक वर्सेस बाइंग डिसीजन को कंपेयर करेंगे कि अगर हम मेक करते हैं तो क्या कॉस्ट है और क्या रेवेन्यू है, और अगर हम परचेज करते हैं तो क्या कॉस्ट है, क्या बेनिफिट है. बट द पॉइंट इज यहाँ पे आपको ना बड़ी सारी कॉस्ट दी होंगी. भूपेश आनंद बताएगा कि कौन सी कॉस्ट लेनी है और कौन सी कॉस्ट नहीं, बिकॉज वी हैव टू ओनली कंसिडर द रेलेवेंट कॉस्ट एंड द रेलेवेंट रेवेन्यू. वी विल नॉट कंसिडर इररेलेवेंट कॉस्ट विच इज नॉट ड्यू टू दैट डिसीजन, जो इस डिसीजन की वजह से नहीं थी. कॉस्ट टू बी इनकर्ड बिकॉज ऑफ द प्रपोजल, कॉस्ट टू बी इनकर्ड बिकॉज ऑफ द प्रपोजल इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट. Cost which is not to be incurred because of the proposal is not to be taken into account. Getting my point? तो decision number 3 आप लिखेंगे make versus buying decision. Decision number 4, बेटा अब decision 3 से हम चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे. कंसेप्ट चैप्टर 5, 6, 7 के यूज करने वाले हैं. तो डिसीजन नंबर 4 है शट डाउन और कंटिन्यू. कोविड सिनेरियो के बाद आपने देखा होगा कि बड़े सारे एंटिटीज लॉस मेकिंग एंटिटीज बन गई, प्रॉफिट से लॉस मेकिंग में आ गई. अब सवाल ये आता है कि लॉस मेकिंग हो तो गई, क्या अब हमें अपना धंधा पानी बंद कर देना चाहिए क्योंकि फिक्स कॉस्ट इनकर हो रही है अगर हम काम नहीं कर रहे, या बंद ही कर दें, काम ही खत्म करें, थोड़ी देर के लिए करें या चलाते रहें. इट मीन्स आई हैव टू डिसाइड एज अ डिसीजन मेकर, आई हैव टू गिव द डिसीजन टू माय मैनेजमेंट एज अ ACCA. मुझे डिसीजन देनी पड़ेगी कि क्या करना है. इसको बोलते हैं शट डाउन वर्सेस कंटिन्यू. डिस्कस करेंगे. तो दिस डिसीजन विल आल्सो बी कवर्ड इन चैप्टर नंबर 8. Next, decision number 5 is very important for examination, that whether to accept or reject a special order. कई बार क्या होता है, स्पेशल ऑर्डर आता है, इसको बोलते हैं वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एक ही बार आया, अब वो एक ही बार आया, एक ही स्पेशल प्राइस की बात कर रहा है कि भाई हम इतने पैसे ही देंगे, तो इसको बोलते हैं वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. तो वेदर टू एक्सेप्ट दैट स्पेशल ऑर्डर, क्या हमें वो स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए. क्योंकि जो स्पेशल ऑर्डर के लोग हैं वो कभी कभी आते हैं लेकिन वो प्राइस हमें कुछ कम देते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्राइस. तो क्या उस केस में वी शुड कंसिडर इट और नॉट. नेक्स्ट डिसीजन इज वेदर टू सेल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. क्या हमें स्प्लिट ऑफ पॉइंट में ही बेच देना चाहिए या फर्दर प्रोसेस करके बेचना चाहिए. वेदर वी शुड सेल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट और वेदर वी शुड सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग. मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा मदर डेयरी का, मैं एग्जांपल दूंगा ACCA स्किल लेवल का, कि अज्यूम करते हैं कि आपने स्किल लेवल तक किया और उसके बाद यू आर नॉट डूइंग प्रोफेशनल लेवल, स्टिल यू कैन वर्क, और यू हैव कंप्लीटेड ACCA एफिलिएट, यू आर नॉट गोइंग फॉर ट्रेनिंग, तो आपने वहीं पे छोड़ दिया.
तो आपको यहीं पे छोड़ना है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे छोड़ना है, दूध ही बेचना है अमूल को, या उसका पहले मक्खन बटर और घी बनाएगा, घी बना के बेचेंगे. सो वेदर वी शुड सेल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट और वेदर वी शुड गो फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर. बेटे बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, जो 4 डिसीजंस मैं आपको चैप्टर नंबर 8 में कराऊंगा, बट लॉजिक चैप्टर 5, 6, 7 के यूज होने वाले हैं. अच्छा, अब आप ये सुनना, एक बात सुनना जी. पहले चलिए गाना देख लेते हैं. आपको लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया है, तो आइए जी गाना देख लें. बड़ा प्यारा सा एक छोटा सा गाना है, उसको देखिए. क्या कह रहे हैं यार वो, है ना, क्या कह रहे हैं, सुनो. दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान. जो कल करे सो ठान ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है. F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने का जो ठान ले, वही है शक्तिमान. बाकी तो सब ऐसे है जी, दुनिया है. विश्व की पुकार है, ये विश्व की पुकार है कि आपको अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है. बार बार एग्जामिनेशन फीस पे नहीं करनी. ये भागवत वो इंक्रीज करते जा रहे हैं एग्जामिनेशन फीस. वी डोंट पे अगेन एंड अगेन, ओनली पे वंस एंड क्लियर इट एंड देन कम टू नेक्स्ट. सार है कि युद्ध यही तो सार है. वीर का प्रमाण है. कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो कुछ भी हो यार, करके दिखाना. कोई रीजंस नहीं, कोई बातें नहीं, कोई 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 कुछ नहीं यार. फर्स्ट अटेम्प्ट यू हैव टू डू इट. F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. देखते हैं कैसे नहीं होता. आइए सर, इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि जो भी कुछ मैं इस समय आपको बता रहा हूं वो आपके कैप्लॉन में दिया हुआ है, लेकिन मैं इस समय आपको बड़ी प्यारी प्यारी सी ऐसी सिंपल सी बातें बताऊंगा जो आपको बड़ी हेल्प करने वाली हैं, है ना. वो आपको बड़ी हेल्प करेंगी. बेटे रेलेवेंट कॉस्टिंग का चैप्टर आज हमने 8 कैप्लॉन में बीपीपी के थ्रू स्टार्ट कर दिया है. दिखने में छोटा है, इसके लर्निंग आउटकम्स बड़े छोटे से हैं, बट द पॉइंट इज, क्या सच में इसके लर्निंग आउटकम छोटे से हैं? अब इन्होंने फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन तो किया डिसीजंस, बट भूपेश आनंद के जैसे कोई एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, कोई रिलेशनशिप बना ही नहीं सकता. मैंने जैसे आपको रिलेशनशिप बना के दिखाई, मैंने जैसे आपके लिए एक्सप्लेन किया, बेटे द मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ, आप मेरी रिलेशनशिप किसी दूसरे के साथ कंपेयर कर लें, आपको खुद समझ आ जाएगा बेटे कहाँ ज़्यादा समझ आ रहा है. तो हमने वी हैव स्टार्टेड विद दिस, 2 डिसीजन हमने कर ली थी. ये तीसरी है, ये थर्ड डिसीजन है, ये थर्ड है जी, मेक वर्सेस बाय, फिर शट डाउन, कंटिन्यू, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड फर्दर प्रोसेसिंग. ये 6 डिसीजन हमने डिस्कस किए हैं, मतलब करनी है. टोटल देयर आर 6. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 2, 4 अब करनी है. मैं एकदम नहीं कराऊंगा अभी आपको रेलेवेंट कॉस्ट और रेवेन्यूज. इसके बाद दे हैव डिस्कस बीपीपी एंड कैपिटल पीपल, दे हैव स्टार्टेड विद व्हाट इज रेलेवेंट कॉस्ट, व्हाट इज रेलेवेंट रेवेन्यू. इन्होंने बड़ी सारी बातें बताई, तो मैं जो इन्होंने बताया अलॉन्ग विद दैट मैं अपनी बातें भी और उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स भी बता कर आपको मैं लॉजिकली क्लियर कर दूंगा कि रेलेवेंट कॉस्ट है क्या और रेलेवेंट रेवेन्यू क्या है. मजा तो तभी है ना यार, आप बीबीपी कर रहे हो, है ना, और यू आर डूइंग कैप्लॉन. एज अ केस में भी कोई टेंशन की बात नहीं है. भूपेश आनंद के लेक्चर के बाद आपको सब समझ आने वाला है. ये देखिए शॉर्ट टर्म डिसीजन चैप्टर नंबर 8 दे दिया इन्होंने, बीबीपी वालों ने. थोड़ा सा लिखना है, थोड़ा सा रह गया बेटे, हल्का सा लिख देंगे ना तो मेरे को लगता है कि आपको बड़ा प्यारा सा लगने वाला है. मैं अब आपके सामने एक ऐसी बात लेकर आ रहा हूँ. मैं आई वांट टू से यू दैट इफ यू वांट टू टेक एनी डिसीजन, अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई भी इन फ्रॉम दीज 6 लिमिटिंग फैक्टर्स वाली में, ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स में, इंक्रीज इन प्रोडक्शन सेल्स में, आलिया भट्ट ब्रांड एम्बेसडर को अपॉइंट करें या नहीं करें टू इंक्रीज योर मार्केटिंग कॉस्ट, और थर्ड डिसीजन मेक वर्सेस बाय, और फोर्थ डिसीजन शट डाउन वर्सेस कंटिन्यू, और फिफ्थ डिसीजन वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और सिक्स डिसीजन यू वांट टू टेक इन रिगार्ड टू फर्दर प्रोसेसिंग स्प्लिट ऑफ पॉइंट. कुछ भी इस दुनिया में आज के बाद एज ए एसीसी आपको कभी भी डिसीजन आया एंड यू हैव टू टेक द डिसीजन, तो बेटे आपको पहले क्या करना है, यू हैव टू टेक 3 स्टेप्स. पूरे कोई भी डिसीजन में 3 स्टेप फॉलो करने हैं. भूपेश आनंद का लॉजिक, भूपेश आनंद का कंसेप्ट लगाना है. आपको अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा होगी, बातें भी ज़्यादा समझ आएंगी. तो आपने, मैंने ऊपर लिखा स्टैंडर्ड स्टेप्स, स्टैंडर्ड 3 स्टेप्स यू हैव टू फॉलो. यू हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स. आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं.
while taking decisions, any type of decisions. जैसे हमने 6 करनी है तो मैंने यहाँ लिख दिया 6, मतलब 3 स्टेप्स फॉलो करो 6 डिसीजंस के लिए. मैं तो कहता हूँ कोई भी डिसीजन आए आपको करेंगे, बिकॉज हमारे कोर्स में 6 है तो इसलिए मैंने ऐसा बताया. स्टेप नंबर 1 आप लिखेंगे, बेटे कमर सीधी करेंगे, ढीले होकर बिल्कुल नहीं बैठेंगे, मोबाइल फोन को बिल्कुल ऑफ कर देंगे. आने वाला 5 मिनट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स. डिसीजंस का मतलब क्या होता है कि आपके पास अलग अलग तरह के प्रपोजल्स हैं. जैसे रणबीर कपूर के पास प्रपोजल थे कि आलिया भट्ट से मैरिज करूं, कैटरीना कैफ से मैरिज करूं, या थर्ड किसी लड़की से और मैरिज करूं, बबली से मैरिज करूं. तो उसने इट मीन्स यू कैन ओनली डिसाइड इफ यू हैव मोर देन वन प्रपोजल. अगर एक ही प्रपोजल है, आलिया ही है, कैटरीना कहती है मैं नहीं करूंगी, बबली कहती है मैं नहीं करूंगी, आलिया कहते हैं चलो मैं करूंगी, तो डिसाइड थोड़ी कर सकते रणबीर, मरता क्या ना करता. It means you can only decide if you have more than one proposal. So my dear friends, whenever you want to take a decision, for example in make versus buy, I have 2 decisions, whether to go for manufacturing process step, or proposal number 2, whether to buy it from the market. And optimum mix में भी 2, कम से कम 2 तो हैं कि whether I should go for product number A or whether I should go for product number B. Shutdown continue में भी 2 हैं, whether I should continue with it or whether I should shut down it. इट मीन्स आपकी डिसीजन मेकिंग में 2 डिसीजंस तो होनी ही होनी है. 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं बेटे, 2 होंगी तभी तो आप कुछ डिसाइड करोगे यार. फॉर एग्जाम्पल इन रिगार्ड टू वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, whether to accept that special order or not. So first proposal can be I am accepting that special order. Proposal number 2 can be I am not accepting that special order. मैं वो नहीं कर रहा, वो कर रहा हूं. तो आप पहले स्टेप नंबर 1 लिख रहे हैं. देयर आर 3 स्टेप्स, बेसिकली देयर आर 3 स्टेप्स व्हेनेवर यू वांट टू टेक एनी डिसीजन. तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, आप पहले स्टेटमेंट बनाएंगे अल्टरनेटिव प्रपोजल्स की. फिर स्टेप नंबर 2 क्या होगा, आप उन दोनों प्रपोजल्स की, या जो 3 प्रपोजल्स हैं, जितने भी प्रपोजल्स हैं, एक से ज़्यादा होने चाहिए, उनका आप प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे. उसमें कंट्रीब्यूशन निकालोगे, उसमें रेलेवेंट कॉस्ट को कंसिडर करोगे, जो मैंने अभी बताना है कि व्हाट आई मीन बाय रेलेवेंट कॉस्ट. बेटे लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 मैंने 3-4 लेक्चर स्पेसिफिकली रेलेवेंट कॉस्ट और रेलेवेंट रेवेन्यू के लिए डिवोट किए हैं. देन ओनली यू आर कैपेबल टू टेक अ डिसीजन, अदरवाइज आप ले ही नहीं पाओगे यार. तो स्टेप नंबर 2 विल बी यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स. और स्टेप नंबर 3 क्या होगा, आप उनकी सुझाव दोगे, रिकमेंडेशन दोगे, एसीसी एज एसीसी रिपोर्ट to managing director that sir this proposal may be accepted or this proposal may not be accepted. आराम से, मुश्किल कुछ है ही नहीं. मैं फिर रिपीट करता हूं, ऊपर हेडिंग लिखिए स्टैंडर्ड स्टेप्स और स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ 6 डिसीजन मेकिंग. 3 स्टेप्स. स्टेप नंबर 1 स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स. आपके पास 2 प्रपोजल्स कम से कम होंगे, अभी बताऊंगा कैसे लिखना है. स्टेप नंबर 2 यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट. इट कंसिस्ट ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट रेवेन्यू, कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट, ईपीएस. वी विल सी दैट, बट द पॉइंट इज वी विल ओनली कंसिडर द रेलेवेंट कॉस्ट एंड द रेलेवेंट रेवेन्यू. स्टेप नंबर 2 एंड देन स्टेप नंबर 3 इज वी विल बी गिविंग द रिकमेंडेशन. अब स्टेप नंबर 1 को मैं खोल के बता रहा हूँ. खोल के बता रहे, खोल के मतलब डिटेल में बता रहा हूँ कि स्टेप नंबर 1 जब आप प्रिपेयर करेंगे दैट स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स, तो प्रपोजल नंबर 1 लिखेंगे पहले, फिर प्रपोजल नंबर 2 लिखेंगे. तो ऊपर लिखिए स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स में प्रपोजल नंबर 1 टू मैन्युफैक्चर इट, टू प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट, टू गो फॉर एक्सेप्ट द स्पेशल ऑर्डर. सो दैट कैन बी एनीथिंग यू नो. तो मैंने ऊपर लिख दिया प्रपोजल नंबर 1, और स्टेटस को जो आप कर रहे थे और एग्जिस्टिंग पोजीशन जो आपकी चल रही थी वो भी तो प्रपोजल है कि हम नहीं बदलते, हम नहीं करते और नया कोर्स नहीं करते, एसी से कर रहे हैं, बस एसी करेंगे. आई विल बी नॉट डूइंग सीएमए यूएसए सीए, कुछ नहीं करना. प्रपोजल नंबर 2 विल बी, अब उन 6 डिसीजंस में जो आपको बताइए उसमें से दूसरा प्रपोजल होगा ना, टू एक्सेप्ट दैट स्पेशल ऑर्डर, टू शट डाउन और टू कंटिन्यू विद दैट, टू फर्दर प्रोसेस और टू स्प्लिट ऑफ. तो वो हमने लिख दिए. वो डिपेंड करता है कि आपकी जो 6 डिसीजंस होंगी, प्रपोजल नंबर 2 या 3 उसके अकॉर्डिंगली बन जाएगा. बड़ी मेहनत की है यार. आप कोई भी लेक्चर मेरे लेक्चर के साथ कंपेयर करें, आपको लॉजिकली समझ आएगा किसने दर्द, किसने खून बहाया है बेटे, आपको लॉजिकली बताने के लिए. खड़े होकर लॉजिकली फुल एनर्जी के साथ हैंड रिटन स्लाइड्स है कोई माइकल लाल तो बता देना मुझे. बट अगर इसका बेनिफिट तब मिलेगा जब आप पूरा लिखेंगे, है ना. तो स्टेप नंबर 2
जो मैंने कहा था, वी विल बी प्रिपेयरिंग प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स विच विल बी कंसर्निंग द रेलेवेंट कॉस्ट एंड द रेलेवेंट रेवेन्यू। उसका भी तो एक खांचा होना चाहिए। चौक बार खाते हैं उसका खांचा है, कसाटा खाते हैं उसका खांचा है। इट मीन्स वी हैव अ फॉर्मेट फॉर दैट, सो सिमिलरली वी हैव अ फॉर्मेट फॉर दैट। अब कैपलान ने, बीबीबी ने फॉर्मेट फॉलो नहीं किया, बस कर दिया। तो मैं लिख रहा हूँ जी स्टेप नंबर 2, स्टेप प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स, प्रपोजल नंबर 1, प्रपोजल नंबर 2। यहाँ पर रेलेवेंट रेवेन्यू लिखा जी मैंने, रेलेवेंट रेवेन्यू जान के लिखा है, आप भी लिखिएगा। रेलेवेंट सेल्स, रेलेवेंट रेवेन्यू, रेलेवेंट सेल्स, रेलेवेंट रेवेन्यू। प्रपोजल नंबर 1 का कितना और प्रपोजल नंबर 2 का कितना है, मैंने मटके बना दिए। लेस, लेस रेलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट। आप जो भी कॉस्ट लेंगे, मटेरियल कॉस्ट भी रेलेवेंट होनी चाहिए। मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट आई मीन बाय रेलेवेंट। रेलेवेंट, रेलेवेंट। अच्छा, जब आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे, रेलेवेंट सेल्स में से, रेलेवेंट रेवेन्यू में से, रेलेवेंट रेवेन्यू में से रेलेवेंट कॉस्ट लेस करेंगे वेरिएबल, तो वी विल बी गेटिंग द कंट्रीब्यूशन। वी नो दैट एज पर चैप्टर नंबर 5 सीवीपी एनालिसिस व्हाट आई मीन बाय कंट्रीब्यूशन। अब आपको वहाँ के कंसेप्ट और अब आपको वहाँ की बातें समझ आएंगी बेटे, जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में इतनी मेहनत करके बताया, इतनी मेहनत जो की है ना, अब आपको लॉजिकली समझ आना शुरू होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? बड़ी मेहनत की है बेटा। आओ, रेलेवेंट कंट्रीब्यूशन के बाद आप लिखेंगे फिक्स कॉस्ट, रेलेवेंट फिक्स कॉस्ट। इट मीन्स यू हैव टू ऑल्सो राइट डाउन ओनली द रेलेवेंट फिक्स कॉस्ट, जो पहले भी हो रही थी, बाद में भी होती रहेगी, जो इस डिसीजन से रेलेवेंट ही नहीं है, रिलेट ही नहीं कर रही। आपके पास एक जगह थी, पहले भी थी, बाद में भी होगी, भूत में भी थी, प्रेजेंट टेंस में भी है, फ्यूचर टेंस में भी रहेगी, वेदर यू टेक डिसीजन और नॉट। आप ग्रेजुएशन थे, ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट रहोगे। So whether you go for ACC or not, it hardly matters now. That cost which is irrelevant, I will not consider. ठीक है जी, तो प्रॉफिट निकालेंगे। इट अगेन इट इज नेम्ड एज रेलेवेंट प्रॉफिट। मैंने जान के ना रेलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट सेल्स, रेलेवेंट प्रॉफिट का वर्ड यूज किया। ठीक है सर। अब आपने लास्ट स्टेप में क्या करना है, यू हैव टू गिव द रिकमेंडेशन दैट मैनेजमेंट मे बी एडवाइस। बेटा रिकमेंडेशन शुड बी पोलाइट वर्ड्स, मॉक टेस्ट में कई बार आया हुआ है। तो यू हैव टू गिव द रिकमेंडेशन दैट मैनेजमेंट मे बी एडवाइस टू गो फॉर दिस दिस दिस, वो मैं बताऊंगा। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या आप डिसीजंस ले पाएंगे, क्या अभी आप इतने कैपेबल हैं कि आप रेलेवेंट कॉस्ट और रेलेवेंट रेवेन्यू को डिसीजंस ले पाएंगे? तो मेरी तरफ से आंसर है अभी नहीं है। 60-70% हैं, बट अभी आपको बड़ी सारी बातों को और सोचना है। जैसे मैंने आपको कहा वेदर यू शुड इंक्रीज प्रोडक्शन और नॉट, तो उसके लिए आलिया भट्ट को ब्रांड एम्बेसडर, आपको पता है आलिया भट्ट कौन कौन सी ब्रांड्स को प्रमोट करती है? अमिताभ बच्चन साहब कौन कौन सी ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं? कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, ये सभी के सभी कुछ ना कुछ ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। अच्छा, जो ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं वो ब्रांड इनको पैसे देते हैं, है ना, और उनकी सेल्स बढ़ती है। तो अब एज जैसे विमल पान मसाला, अब उसमें शाहरुख खान भी है, उसमें अजय देवगन भी है, उसमें अक्षय भी है। अब विमल पान मसाला या विमल सुपारी या विमल जो भी है ना, जुबा केसरी की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी। तो दे हैव टू पे द कंपनसेशन, दे हैव टू पे द लमसम अमाउंट टू दोस 3 persons, बट इन अगेंस्ट टू दैट देयर सेल्स ऑफ विमल विल इंक्रीज. So now you are a ACCA come finance manager of Vimal. Now you have to decide that whether we should take the services of those 3 heroes. So it is named as increase in production or sales. बर्थडे पार्टी की बात करेंगे, मारुति सुजुकी की बात तो मैंने बताई थी। बर्थडे में आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं, आप बहुत छोटे से थे जब आपका बर्थडे होता था, बड़े सारे दोस्त आ जाते थे। अब घर में बर्गर लेकर आने हैं, बर्गर मैकडॉनल्ड्स के मंगवाएं या बर्गर घर में ही बना लें। मम्मी सोचती थी, आपको क्या पता क्या क्या सोचती होंगी बेटे मम्मी। दैट इज मेक वर्सेस बाइंग डिसीजन। ठीक है सर। तो आफ्टर कोविड आप अपोलो टायर्स अगर आप देखें या कोई भी कंपनीज की हालत, कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी में बड़ा डाउनफॉल आया। तो वेदर वी शुड इंक्रीज इट और नॉट, वेदर वी शुड गो इट और नॉट, दैट इज नेम्ड एज शट डाउन और कंटिन्यू। अमूल घी और ACC up to skill level, again this decision is whether we should sell at splitter point or whether we should go for after further processing. कहने का मतलब है जी, आपको ये सभी बातों के लिए कुछ छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और मैंने वो छोटे छोटे 16 कंसेप्ट प्रिपेयर किए हैं। बेटे भूपेश आनंद हो ना, खाली कोर्स कंप्लीट करा के फॉर्मेलिटी नहीं करानी। Because you want to take a decision, because you should know what I mean by relevant cost, because you should know what I mean by relevant revenue. So you should be aware of those small 16 concepts. आपको वो छोटे छोटे 16 concepts क्लियर होने चाहिए। जब आपको वो 16 concepts क्लियर होंगे तो आप अच्छी तरह से डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए मैंने लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 3 में, लेक्चर नंबर 4 में
खाली आपको रेलेवेंट कॉस्ट और रेलेवेंट रेवेन्यूज कैप्लॉन से, बीबीबी से, अपनी नॉलेज से बताने की कोशिश की है। तो आप लिखिए, ऊपर लिखेंगे, कसम होगी अगर नहीं लिखा कमर सीधी कर लो, मैं थप्पड़ मारूंगा खींच के। लिखो फ्रेंड्स, फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट, देखो दोस्तों, फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट और रेलेवेंट रेवेन्यू, relevant cost or relevant revenue, following are the 16 small basic concepts which are given to me in Kaplan as well as in BBB, which I should be aware of. तो मैंने उनका नाम भी लिख दिए। देखो आप लिखो बेटे, लिखो, समझ आएगा। जैसे बेसिक कंसेप्ट नंबर 1 है कॉस्ट ऑब्जेक्ट, बेसिक कंसेप्ट 2 है कॉस्ट एलोकेशन। आपको मैंने कुछ कंसेप्ट ऑलरेडी बताए हुए हैं, जैसे एलोकेशन वी हैव डिस्कस्ड इन ओवरहेड्स। अच्छा F2 में किया था, लेकिन उसकी रिवीजन हमने चैप्टर 1 में की थी, मैंने बड़े सारे लेक्चर्स लिए थे ओवरहेड्स के। F5 में बात कर रहा हूँ, ठीक है। कॉस्ट बिहेवियर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन सो मेनी अदर चैप्टर्स, बट यहाँ पर भी जरूरत है, इसलिए यहाँ पर भी मैं बताऊंगा फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिर उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर्स, अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है, बेसिक कंसेप्ट नंबर 5। बेसिक कंसेप्ट नंबर 6 इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है, व्हाट इज अकाउंटिंग कॉस्ट, व्हाट इज इकोनॉमिकल कॉस्ट। फिर कंसेप्ट नंबर 7 व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, कंसेप्ट नंबर 8 व्हाट इज डिफरेंशियल कॉस्ट। सब डिस्कस करेंगे। आपको लग रहा है सारी ये एक है नहीं, मैं रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊंगा कि कौन सी कॉस्ट क्या है। कंसेप्ट नंबर 9 अवॉइडेबल कॉस्ट, कंसेप्ट नंबर 10 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, sunk cost. No doubt I have given you so many types of explanation in different chapters, but my dear friends, I will revise it, I will give you a new life, new blood. मैं नया खून दूंगा नई बात को समझाने के लिए। तो ये सारे 16 के 16 कंसेप्ट हम आने वाले लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 में डिस्कस करेंगे, because then only you will be able to take decisions, then only you will be able to aware of relevant cost, the relevant revenue. आप मेरी एनर्जी लेवल को देख रहे हैं, मैं कितनी फुल एनर्जी से आपको ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप लिखें। देख लीजिए, ऊपर कर दिया मैंने, स्क्रॉल कर दिया। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सunk कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, relevant cost of labor we have discussed, we will be discussing on Kaplan, relevant cost of non current assets, मतलब एक नॉन करंट एसेट था, उसको यूज करें या ना करें देखेंगे। बेटे इन सबको बताने के लिए मैंने आने वाले 3 लेक्चर्स डिवोट किए, मतलब लेक्चर 2 डिवोट किया, लेक्चर 3 डिवोट किया, लेक्चर 4 डिवोट किया, बेसिक 16 कंसेप्ट को बताने के लिए। एक एक बात कर दूंगा बेटे, एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा, मेरा टाइम लगेगा ना, आप तो बस सुनते जाओ, नोट करते जाओ, 10 बातें आपको वैसे समझ आ जाएंगी। तो हम मिल रहे हैं बेटे लेक्चर 2 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।